प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। प्रकाश के पर्व की ऊर्जा और ऊष्मा हम सभी में बरकरार है और अगली दीपावली तक हमें यूं ही प्रकाशवान और ऊर्जावान रखेगी। आकाशवाणी की ओर से सभी को भाई दूज की मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए मैं महेंद्र प्रस्तुत करता हूं आज का पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, स्वतंत्र भारत को एक स्वरूप देने और भारत को बुलंदियों के सफर पर चलायमान करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कौन भूल सकता है। इस वर्ष दीपावली यानी 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस राष्ट्र ने मनाया और अब हम उनकी 150वीं जन्म जयंती के वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सरदार पटेल पर कुछ और बातें करें इससे पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 अक्टूबर की मन की बात कार्यक्रम में प्रकट किए गए ये उद्गार। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। साथियों, बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंतियों को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। आपको याद होगा, जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा, उसे फिर से जाना, उसे जिया। नौजवानों से बुजुर्गों तक, भारतीयों से विदेशियों तक, हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा, नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें। इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। डॉक्टर नीरजा सिंह हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। बातचीत करेंगे आज सरदार पटेल पर। नीरजा जी, सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। बताएं कि क्या खास उनमें था जिस वजह से देश उनको आज भी इतने सालों बाद भी उसी शिद्दत से याद करता है। महन जी, जो भी इनकी शुरू हुआ है शताब्दी मनाना, आई थिंक बहुत दिन बहुत इनजस्टिस हुआ सरदार जी पटेल साहब के साथ। और ये जो अब उनका जो भी थोड़ा बहुत हमारे ऊपर जो उनका कर्ज है, एक बहुत हल्के उसमें हम लोग थोड़ा बहुत उनका कर्ज हम चुका रहे हैं। 3 चीज़ों पे मैं कहूँगी कि उनके साथ इनजस्टिस और अनफेयर ढंग से उनके साथ व्यवहार हुआ है। जो उनका, अगर आप देखिएगा कि जो उनका स्वास्थ्य उनका बहुत खराब था और 1930 से ही खराब था। ये नहीं था कि वो पहले का रहा हो, या 1930 से ही खराब था। और जैसे जैसे स्वाधीनता संग्राम में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई, ये स्वास्थ्य उनका खराब होता गया। जी, 1930 में उनकी उम्र कितनी थी? और ये जो स्वास्थ्य खराब आप बता रही हैं, क्या क्या परेशानियां थी उनको? उनका 1875 में जन्म हुआ है, तो 1930 में अंदाजन लगा सकते हैं 55 साल के हुए जी। और जो था वो पेट के आंत में उनके घाव था और उसमें बहुत तेज़ दर्द होता था और वो धीरे धीरे गलने लगा था। और जब 1940 45 46 के आसपास तो कहा जाता था कि वो एकदम ख़त्म हो चुका था उनकी आंतें। लेकिन देश की जिम्मेदारी के नाते उनको लगता था कि अगर हम बीमार हैं, थोड़ा सा भी आराम हो गया तो ये देश के साथ गद्दारी होगी, तो वो आराम को तो मानते ही नहीं थे। पहली चीज़ तो ये थी।
दूसरा उनके साथ इनजस्टिस ये हुआ कि देखिए उन्होंने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके स्टेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। सिर्फ हम लोग इंटीग्रेशन की ही बात करते हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ग्रैंड ओल्ड मैन सरदार पटेल साहब थे। दो सबसे मेजर जो उसकी इकाइयां थी, एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके वो चेयरमैन थे। दूसरा जो एडवाइजरी कमेटी थी, उसके वो चेयरमैन थे। और वो एडवाइजरी कमेटी जो कि मेन बॉडी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी 3 सब कमेटियां थी। पहला कमेटी था फंडामेंटल राइट्स का सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी और ट्राइबल कमेटी थी। और ये कोर था फंडामेंटल राइट्स वालों का, और इसके चेयरपर्सन सरदार पटेल थे। और इन तीनों चीज़ों पे इन्होंने जो आज स्वरूप है, जो इस तरह से हम बेबाकी से बात कर सकते हैं, जहां आज हम खड़े हैं, जिस मजबूती से खड़े हैं, जो विश्व के पॉलिटिकल उसमें जियो पॉलिटिक्स में जो आज हमारी पोजीशन है, अगर देश ही नहीं होता है, इंटीग्रेशन ही नहीं होता, मुख्य मुद्दाएं नहीं होती, लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाओं को एड्रेस नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो आज क्या होता। और इसका हम लोग सरदार पटेल को एक्नॉलेज करके नहीं कर रहे हैं। 1991 में उनको भारत रत्न दिया गया। बताइए, इतनी बड़ा मतलब जाति या जो कहिए वो सरदार पटेल के साथ हुआ। तो मेरा कहने का है कि वो इंसान जिसने जो स्वरूप देश का आज खड़ा है, उसमें सरदार पटेल का इतना योगदान है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और आज अगर हम लोग याद करें तो हम बिल्कुल हाथ जोड़ के नतमस्तक हो करके उनको याद। आपने 3 कारण बताए थे कि 3 कारणों से उनके साथ इंजस्टिस हुआ। एक स्वास्थ्य बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तीसरा कारण कौन सा है? तीसरा कारण जो इंटीग्रेशन किया कि ये 3 मतलब ये 2 स्तंभ उन्होंने किए, इसके बावजूद भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। 91 में उनको आके आपने भारत रत्न दिया, और उनका इतिहास का जो धारा चली, जो प्रभाव चला, उस धारा में इनका इम्पोर्टेंस आपने कहाँ रखा, वो आज आप देख सकते हैं। नीरजा जी, थोड़ी सी सरदार पटेल पर बाद में बात करें, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, थोड़े से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें। ये बताएं कि जो उनका बचपन गुजरा और बचपन के बाद किशोरावस्था और बाद में जब यौवन में, कब उनमें भारत के प्रति प्रेम और देश के लिए काम करने के बीच पड़े और कैसे? देखिए, जो उनका परिवार था वो परिवार किसान पटीदार कम्युनिटी से आता था। मध्यम वर्ग के किसान थे, और जो भक्ति ट्रेडिशन था उसके संस्कारों से ओतप्रोत उनका परिवार था। स्वामी नारायण संप्रदाय से और उनके जो टीचिंग्स थे उससे लोग इन्फ्लुएंस्ड थे। सादा जीवन, सरल जीवन, बेबाक जीवन, और जो भी मुद्दाएं हों कुछ हो उस पर साफ बोलने का इनका शुरू से ही रहा है, जो जिस तरह का संस्कार ये पाए। 1917 में कहा जाता है कि जब ये अहमदाबाद क्लब में थे तो इन्होंने गांधी जी को सुना और उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए। पर इससे पहले इनका पूरा रख रखाव अंग्रेजियत वाला था, पश्चिमी सभ्यता वाला था, और ब्रिज खेलना, और ये बल्कि ब्रिज में तो ये चैंपियन भी रहे, तो ये वाला था। पर जब उन्होंने एक बार गांधी जी को सुना और उनसे एक इमोशनल जुड़ाव इनका हुआ, और लगा कि आदमी बिल्कुल अंदर से सत्य का ही जो बोल रहा है वो सत्य, और अपनी जो सोच है उस पे टिके हुए हैं और उसको इंटरनलाइज कर लिया है। तो उनको लगा कि ये एकदम साफ आदमी है, 2 तरह के आदमी नहीं है, और ये साफ बात कहने वाले आदमी हैं, और इसलिए इनका जुड़ाव गांधी जी से हुआ। और वहीं से फिर इनका झुकाव स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हुआ। और खेड़ा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें इन्होंने बहुत ही सक्रिय भाग लिया। बल्कि कहा जाए कि हालांकि और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, इंदुलाल याग्निक थे और ये लोग थे, पर मेन श्रेय जाता है सरदार पटेल को। और वही एक तरह से नींव बना इनका किसान नेता के रूप में, और जो आगे जाकर के एक सशक्त गांधी आंदोलन के रूप में हुआ, वो था बारडोली सत्याग्रह 1928 में। पर ये बड़े साफ बेबाक आदमी थे और बड़े विटी थे। माहौल कितना भी टेंस हो उसको अपने ह्यूमर से सहज कर देते थे, साफ बोलने वाले थे। किसी तरह का इनका झेप झिझक, किसी तरह की कोई वो नहीं था कि हम पढ़े लिखे या ये हैं। किसानों से उसी तरह से प्रेम से मिलते थे जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलते थे, और साफ बात कहने वाले इंसान।
नीरजा जी, थोड़ा सा ये बताएं कि इनका नाम तो वल्लभ था और गुजराती हैं तो वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सरदार कैसे लगा? जी, ये बारदोली सत्याग्रह में ही इनका जो बोरसाद में जो आंदोलन हुआ, औरतों ने जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और उन्हीं औरतों महिलाओं ने ही इनको टाइटल दिया सरदार का, जिसको कि जब गांधी जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये सही उपमा है इनके लिए, और किसी तरह से सरदार पटेल को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो हमारे सरदार हैं, तो वहीं से इनका ये नामकरण चला। थोड़ा सा जिक्र करते हैं, गांधी जी से इनके अच्छे संबंध भी रहे, गांधी जी का इन पर प्रेम भी रहा जी। और बताएं कि गांधी जी और इनके जो आपस में संबंध थे जी। वो राजनीतिक ढंग से और आंदोलन के रूप में भी कहाँ कहाँ फलीभूत हुए, इसके अलावा उन दोनों के बीच में कौन कौन सी व्यक्तिगत ऐसी खास बातें जिसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं को शायद पता नहीं होगा? ये गांधी जी से इनका एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था। देखिए, गांधी जी और इनमें मुश्किल से 6 साल का अंतर था। 1869 गांधी जी का जन्म है और 1875 में इनका, तो एक तरह से हम उम्र बड़े छोटे भाई वाला संबंध था और बहुत नोक झोंक का संबंध था। पर बिल्कुल मतलब ये एक तरह से क्या कहिएगा, जैसे छोटा बच्चे को प्रोटेक्ट करते उस तरह से सरदार पटेल गांधी जी को प्रोटेक्ट करते थे। खास करके ये आप हम बताएं, जिक्र करते जब ये यरवदा जेल में 1931-32 के दौरान में थे, तो उनका खाना से लेकर के, उनका फल से लेकर के, उनके कपड़ा धोने से लेकर के, उनके दातुन को कूचने से लेकर के सब सरदार पटेल करते थे। कपड़ा वो नहीं मिल पाता था क्योंकि गांधी जी खुद नहाते थे और धो लेते थे, तो ये इनको शिकायत रहती थी कि ये जाते हैं, नहा लेते हैं और धो के चले आते हैं। और नोक झोंक का तो इतना था कि एक दूसरे के ऊपर भयंकर कटाक्ष होता था। खास करके गांधी जी जब इनको देखते थे तो छेड़ देते थे कि अब कोई वहाँ पे ये गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, तो तरह तरह की चिट्ठियाँ सब आते थे। तो उसमें जब कोई ऐसी तरह की कोई शैतानी वाली चिट्ठी आती थी तो महादेव देसाई से छेड़ते थे कि सरदार कहाँ हैं, जरा से बुलाओ, उनको पूछा जाए। तो उसमें जैसे एक आध चिट्ठियों का अगर मैं जिक्र कर दूं तो लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का ह्यूमर भी था। कि इनसे कहा गया कि भाई, गांधी जी ने कहा कि मेरी चारपाई बड़ी भारी है और बारिश वारिश होता है तो बरामदे में कौन करेगा, तो इसके लिए एक मछिया, जैसे जो पहले सूतली का होता था, वो वाली खटिया आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सरदार पटेल ने कहा उसको क्या करिएगा, उसमें तो इतने खटमल होते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, उसको तो धो दिया जाएगा, आसान है धोना। और मेरी माँ जब छोटे थे हम लोग तो देखते थे उस पर अदरक छीला करती थी। तो सरदार पटेल ने कहा वैसे ही थोड़ी सी हड्डी है आपकी और उस हड्डी पे थोड़ा सा एक चमड़ा लगा है, तो आप चाहते हैं कि उसमें सोएंगे तो अदरक की तरह से छिल दिए जाए। तो इस तरह के नोक झोंक होते थे। और गांधी जी इनको बहुत चिढ़ाते थे कि आपको संस्कृत नहीं आती है। तो आपस में गुजराती में बात करते थे या हिंदी में? हिंदी में भी बात करते थे और गुजराती में भी बात करते थे। जैसे और लोग रहे तो हिंदी में बात किया और जब आपस में रहे तो गुजराती में इन्होंने बात किया। तो 2-4 चिट्ठियाँ इसी तरह के आती थीं। तो एक चिट्ठी आई तो गांधी जी ने कहा महादेव देसाई को कि बुलाइए। अच्छा, महादेव देसाई जो थे वो इन दोनों के बीच के एक तरह से थे कि गांधी पटेल महादेव देसाई में कन्फाइड करते थे जब कुछ नाराज़ होते थे गांधी जी से। तो सरदार को बुलाया कि महादेव देसाई ने कि बुला रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा देखो भाई, एक चिट्ठी आई है और आप ही जवाब देते हैं तो आप जवाब दीजिए। और उस चिट्ठी में ये लिखा है कि एक साहब कह रहे हैं कि आप जब से धरती पे आए हैं मेरा जीवन दुखमय हो गया है, कष्टदायक हो गया है, तो बताओ मैं क्या जवाब दूं। तो सरदार पटेल ने उनसे कहा कि आप उन्हें लिख दीजिए कि वो जहर खा ले। तो गांधी जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, उसको जहर देने से तो अच्छा मैं खा लूँ जहर। तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, आप उसका ये लोग तो खराब किए ही हैं और आपको वो जहर देगा तो मर्डर में वो उसको फांसी होगी और वो ऊपर पहुंचेगा और आप पहले वहां पहुंचे होंगे तो आप वो लोग भी खराब करेंगे उसका और ये लोग की भी खराब करेंगे। तो इस तरह की वो सहज और उस तरह का नोक झोंक वाला संबंध उनका था। लेकिन जब वहाँ पे जब कम्युनल अवार्ड के खिलाफ इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूँगा तो सरदार पटेल बेचैन हो गए और करीब हफ्तों उनसे ना खाया गया ना सोया गया कि पता नहीं इनका क्या होगा, इसको झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। तो इस तरह का एक अजीब, बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल और
संबंध गांधी जी का था। और ये तो है कि आप देखिए, जब गांधी जी की हत्या हुई तो 6 महीने के अंदर उनका मैसिव हार्ट अटैक हुआ और फिर सरवाइव नहीं कर पाए। तो वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही गाढ़ा, जिसको कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस तरह का संबंध सरदार पटेल और गांधी जी का था। और गांधी जी मतलब बाकी नेताओं से जो भी आप कहिए, चाहे नेहरू से कहिए, चाहे जो भी, पर जो संबंध सरदार पटेल से गांधी जी का था वो और नेताओं से नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारे और राजनीतिक लोग थे जिन्होंने इनके संबंधों में थोड़ा खटास दिया। उसमें खास करके मैं कहना चाहूँगी कि इसमें समाजवादियों का रोल ज़्यादा था, जिसमें कि मृदुला साराभाई, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का रोल ज़्यादा था कि एक तरह से गलत ढंग से सरदार पटेल के पोजीशन को और पार्टीशन के इशू मुद्दे पे जो सरदार पटेल बेबाक बोलते थे, उस पोजीशन को गलत ढंग से गांधी जी को कहा गया, जिससे गांधी जी उस वक्त उस स्थिति से भी दुखी थे और इससे उनको थोड़ा थोड़ा ठेस लगा। अन्यथा उनके संबंध में कहीं भी किसी तरह का दरार और खटास नहीं था। थोड़ी सी अब बात करते हैं आज़ादी की। स्वतंत्रता के बाद दो चीज़ें, एक तो अभी भी बहुत सारे इतिहासविद और बहुत सारे राजनीतिक समीक्षक ये कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना था, जो भी स्थिति थी। यानी ये सत्य है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद सरदार पटेल होने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि बतौर गृह मंत्री जो उन्होंने कार्य किया, तो बताएं कि उनके प्रधानमंत्री बनने की क्या संभावनाएं थी तो उसमें क्या क्या रुकावटें आई। और दूसरा, बतौर गृह मंत्री जो उन्होंने कार्य किया वो एक तरह से कांटों का ताज था, उन्होंने पहना, तो उसकी भी उस समय पर समीक्षा अच्छे ढंग से हुई, या इस मामले में भी सरदार पटेल के साथ उस वक्त न्याय नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल उठता है, ये माना गया है कि जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थीं उनके लोगों ने वहाँ से रिप्रेजेंटेशन दिया था कि सरदार पटेल का होना है। पर ये इस पर कन्फ्यूजन है। आप जब इनके करस्पॉन्डेंसेस देखते हैं, जिस तरह जैसे जो मैंने देखे, उसमें इस तरह का नहीं था कि सरदार पटेल का ही होना है और नेहरू का उनको हटा करके नेहरू जी को बनाया गया। उसके ऊपर अब लोग अलग अलग बाद में विचारधारा के तहत में अपनी अपनी राजनीति करने लगे, तो इसको बढ़ावा दिया गया। मेन मुद्दा सिर्फ ये था जिसमें कि सरदार पटेल खुद भी कहते थे कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही था और स्वास्थ्य उनका इतना बिगड़ चुका था कि मैंने अपने रिसर्च के सिलसिले में उनके परिवार के लोगों से, उनके सेक्रेटरी थे मूलशंकर भट्ट साहब, उनसे बाबू भाई पटेल, सब लोगों से इंटरव्यू किए थे। तो वो कहते थे कि मूलशंकर भट्ट जी का कहना था कि जब जब इंटीग्रेशन वाली बात होती थी, वीपी मेनन आकर बैठते थे उनके ड्राइंग रूम में, तो ये बात बीच बीच में इनको इतनी तेज़ दर्द उठता था कि इनको लेट जाना पड़ता था। और उस सिचुएशन में भी जब ये लोग कहते थे कि रेस्ट करें, मनी बहन कहती थी, दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती थी कि बेचैन हो जाती थी कि ये क्या, कैसे, मतलब इनका इतना दर्द ये झेल रहे हैं। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसमें कि एक ये चीज़ थी जिसके लिए सरदार पटेल या नेहरू जी के फेवर में गया। दूसरी चीज़ ये थी कि 20 साल का अंतर था, मतलब 16 से ये 1889 में नेहरू जी का जन्म है, तो 16-17 साल का फ़र्क था उम्र में भी। और एक नए उभरते राष्ट्र को एक नए उभरते नेता की ज़रूरत थी। अगर सरदार पटेल का शायद ये ना होता तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर था प्राइम मिनिस्टर के लिए, इसमें कोई दो शक नहीं है। दूसरी बात जो थी, जिसको कि फिर मैंने कहा वो कि समाजवादियों से बहुत इन्फ्लुएंस थे नेहरू जी, और समाजवादियों ने बहुत तरह की राजनीति सरदार पटेल के खिलाफ खेला, जबकि जयप्रकाश नारायण को सरदार पटेल खुद इनवाइट कर चुके थे कि आप हमारे कैबिनेट में आके ज्वाइन कीजिए। इसके बावजूद बहुत तरह की मिथ्याएं सरदार पटेल के लिए फैलाई, और उसमें खास करके उनका कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एक मुद्दा उठा जो कि ऐसा कतई नहीं था। इसको समाजवादियों ने भुनाया, और जिसमें शायद नेहरू जी से इन्फ्लुएंस और उस तरह के सोच के नेता इन्फ्लुएंस्ड हुए और जो इनके खिलाफ गया। पर मेन मुद्दा इनका स्वास्थ्य था, और आप जानते हैं कि 1950 में नहीं बच पाए सरदार पटेल। ये एक बड़ी विडंबना थी भारत की, जिसका कि अब हम लोगों को क्या कहा जा सकता है इस पे, लेकिन ये एक फैक्टर था ज़रूर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरजा सिंह। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर शोध किया है। नीरजा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं उस काम की जिसके लिए भारत राष्ट्र
स्वतंत्र भारत शायद हमेशा उस व्यक्ति का कृतज्ञ रहे। वो है भारत राष्ट्र का जो स्वरूप है उसे बनाया जाना। ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल कार्य, खास तौर पे तब जब एक ऐसा देश जो धार्मिक आधार पर विभाजन झेल रहा था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी। यानी हमारे यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ का जो शासक है उस राज्य का वो मुस्लिम है लेकिन जनता हिंदू है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर शासक जो है वो हिंदू है लेकिन शायद हो सकता है जनता मुस्लिम हो। यानी कौन सा राज्य कहाँ जाएगा, कौन सा राजा किस देश में जाएगा, ये भी बहुत सारी सिचुएशंस थी। और इसमें खास तौर पर कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद के उदाहरण भी दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत जोधपुर का भी। ये बताएं कि ये इतना पेचीदा कार्य, इतना खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी उन्होंने कैसे किया और क्या क्या रुकावट आई और उन्होंने कैसे सामना किया? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो बेबाक और साफ बात कहने वाले सरदार पटेल का जो पर्सनालिटी थी उस पर लोगों को विश्वास था। भोपाल नवाब ने जब 49 में स्टेटमेंट अपना दिया कि हमारे बहुत ही कटु संबंध थे, बहुत ही खराब संबंध थे सरदार साहब के साथ, और हमको मतलब जो वो नीति अपना रहे थे उसे बहुत आक्रोश था, लेकिन इतना विश्वास था कि अगर सरदार साहब जो कह रहे हैं वो होगा और उसको वो पूरा करेंगे। और यही विश्वास था जब हमने देखा कि मुश्किलात बढ़ रही हैं और वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं और हमको समय के साथ जाना पड़ेगा, तो हमने सिर्फ सरदार पटेल के जो नीति थी, उनका जो विश्वास उन्होंने हमको दिया, उसी पर आकर के हम लोगों ने साइन किया और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग तैयार हुए। तो बहुत चीज़ों में सरदार पटेल का जो बेबाक रवैया था उसने बहुत ही अहम रोल किया इंटीग्रेशन के लिए। दूसरा, वो ये मुश्किलें जानते थे कि कितनी दिक्कतें हैं, और उसमें जब ये लेफ्ट वाले या सोशलिस्ट और जो लिबरल जो लोग ये बात रखते थे कि पहले समाज में जो रिफॉर्म्स हैं उसको हम लोग कर लिया जाए, ज़मींदारी एबॉलिशन के लिए बहुत ज़्यादा जोर तुरंत शुरू हो गया था, बल्कि उससे पहले 1935 से ही जब किसान मूवमेंट शुरू हुआ और तेज़ी पकड़ा, और उस वक्त नेहरू जी नहीं थे, सरदार पटेल ने यूपी कांग्रेस को एड्रेस किया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो खेत नहीं जोतता है, जो किसानी नहीं करता है, उसको कोई हक नहीं है ज़मीन का। लेकिन हम अगर अभी विद्रोह शुरू कर देंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे, तो यही अंग्रेज़ तो चाहते हैं कि विघटन हो, बंटवा डिवीज़न हो। जब समाज डिवाइड होगा उस तरह से हमारी व्यवस्था डिवाइड होगी, तो आंदोलन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमको समय को निगाह में रखते हुए जब हम खुद आएंगे तो हम ये सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यही रवैया उनका प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से था कि जो भी हो, न्याय या अन्याय, पर जो वो दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम सब कुछ हमारा जा रहा है, अगर उसमें हम उनको कुछ जो भी प्रॉमिसेस कर रहे हैं उसको हम अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनमें विश्वास नहीं पैदा करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। और एक पार्टीशन नहीं, अनंत पार्टीशन हो जाएंगे। और बार बार सरदार पटेल कहते थे कि 1935 से ये चर्चिल बोले जा रहे हैं कि जब भी हमको हिंदुस्तान छोड़ना होगा, हमको बाल्कनाइज्ड इंडिया छोड़ना होगा। और इससे आप लोग सतर्क रहें, मतलब हम लोग ये भूलें नहीं कि एक छोटे से उसके लिए कॉस्ट क्या है। और उसी को बार बार सरदार पटेल कहते थे, और वो एक बहुत अहम उनका ये जो था पोजीशन, स्ट्रांग पोजीशन, कि लोगों को वो ले सके, कॉन्फिडेंस में लेकर आए और इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ। नहीं तो आप सोचिए कब आज़ादी मिली और कब उनका डेथ हुआ, और उतने दिन में 590 के करीब, मतलब 550 के करीब छोटे बड़े स्टेट्स, अलग अलग सबकी सोच, अलग अलग सबकी अपनी धारणाएं, अलग अलग अपनी अपेक्षाएं, एम्बिशंस, उनको एक साथ लाना आज के समय में देखिए मुश्किल हो रहा है। उस समय और सरदार पटेल कर पाए तो ये छोटा अचीवमेंट नहीं था। और इसके बावजूद उनको 91 में क्यों भारत रत्न दिया गया, पहले ऐसा क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है, जिसको कि आई थिंक हम सब लोगों को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। नीरजा जी, ऐसा सुनने में आता है कि सरदार पटेल ने अलग अलग जगह पर, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग स्वरूप भी दिखाए। जहां जरूरत पड़ी कुछ जगहों पर वो क्रोधित भी हुए, कुछ शायद राजाओं को उनको धमकाना भी पड़ा, कुछ को प्यार से मनाया। यानी बहुत सारी जगहों पर अलग अलग ढंग से उन्होंने डीलिंग की। तो थोड़ा सा बताएं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने डीलिंग में अपना एक अलग स्वरूप भी दिखाया।
वो उसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा ही कहा गया है कि कहीं पे उन्होंने जोधपुर महाराजा को बुलाए और एयरपोर्ट पे ही, और वो पिस्तौल भी रखे थे और ये सब बातें, पर ये सब बातें किंवदंतियाँ हैं, इसमें नहीं है। जहाँ वो क्रोधित हुए वहाँ वो प्रेम से क्रोधित हुए और उनको प्रेम से ही समझाया और उनको कॉस्ट दिखाया गया, और उन्होंने महाराजाओं की जो नेशनलिज्म थी, यानी उनका जो पेट्रियाटिज्म को उन्होंने उजागर किया। तो वहाँ पे जैसे अगर राजस्थान के राजपूत महाराजाओं से जब उन्हें डील करना पड़ता था तो पुरानी बातें बताते थे कि आपने सेक्रीफाइस किया है, और आप पुराना भी आपने कहा इतिहास है कि सेक्रीफाइस का, और आज देश एक तरफ से खत्म होने के कगार पे है और हज़ारों दुश्मन आसपास अब हैं, तो उसको आप देखकर ये आपका बहुत छोटा थोड़ा कॉस्ट है जो आप दे रहे हैं देश के लिए। तो इस तरह से बहुत जगह उन्होंने प्रेम से ही किया, धमकाने की तो कुछ ज़्यादा ही ये किंवदंती के रूप में बनाया गया, क्योंकि ये तरीका नहीं था। एक तरह से ये भी एक किंवदंती ही है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष या बिस्मार्क के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि बिस्मार्क कतई नहीं थे सरदार पटेल डेमोक्रेटिक लीडर थे, सबको साथ ले जाने वाले लीडर थे, डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन थे ही नहीं। देखिए यही जब वो माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो मतलब एडवाइजरी कमेटी में जो था, और माइनॉरिटी कमेटी के सब कमेटी के तो चेयरपर्सन थे कृपलानी साहब, पर एडवाइजरी कमेटी के ये थे। और जब ये बात चली कि सेपरेट इलेक्टोरेट का होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए अगर कहीं से, और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो जब उसमें प्रोटेस्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पर ये बात कम्युनिटी की तरफ से आनी चाहिए, और अगर कम्युनिटी की तरफ से आएगी तो डेमोक्रेटिक लगेगा, थोपा हुआ नहीं लगेगा। तो जो इस तरह के सोच के आदमी थे, उनको इतना एंटी मुस्लिम, उनको अथॉरिटेरियन, उनको फासिस्ट, उनको हिटलर क्या क्या नहीं कहा गया, और इसके बावजूद जो वो देश के लिए कर गए हैं, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। गिरिजा जी, 3 राज्यों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पर एक तो जूनागढ़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और कश्मीर का, और तीसरा हैदराबाद का। इन तीनों रियासतों को भारत में लाने में सरदार पटेल ने क्या क्या किया? मतलब शब्द नहीं है, और ये जो तीनों आए हैं ये सरदार पटेल के ही नाते आए हैं। कई मसले थे जिसमें कि कश्मीर का मुद्दा जो था, कश्मीर के मुद्दे पे शेख अब्दुल्ला साहब ने का जो रवैया था, ढुलमुल वाला रवैया जो था उनका, और वो कभी नेहरू जी को कॉन्फिडेंस में लेते थे, कभी नहीं लेते थे, और इस तरह का ढुलमुल की राजनीति को सरदार पटेल बिल्कुल नापसंद करते थे। वो कहते थे कि अगर होना है तो साफ आप मूल्यों पे बात कीजिए, और जो है उस पर तटस्थ रहिए जो चीज़ आप कह रहे हैं। और इसलिए जो हुआ कि जहाँ तक कबालिए जो आ गए, और जिस तरह से उसमें देरी हुई, वो इस ढुलमुल रवैये के चलते हुई, और सरदार पटेल की इनिशिएटिव से जो हुआ कि वो आज कबायली तो कहने को वो पाकिस्तानी सेना के लोग थे, जो आज जितना भी जो बचा पाए हैं उन्हीं के नाते। जूनागढ़ का कहानी अलग थी। जूनागढ़ की कहानी में नवाब थे, शासक, और जो प्रजामंडल थी वो सब नॉन मुस्लिम्स थे, और वहाँ पे जो वो हुआ कंसेंसस से एग्रीमेंट हुआ कि ये इंडिया में विलय होगा। और बदमाशी जो ये कर रहे थे जूनागढ़, उनको इन्होंने अच्छे से समझाया कि देखिए डेमोक्रेटिक तरीके से जो है विलय का वो आ गया है, तो इसके लिए अगर आप करिएगा तो हमको जो भी एक्शन होगा वो लेना पड़ेगा। और हैदराबाद में तो जिस तरह से निज़ाम का रवैया था, वो अगर वो नहीं होते सरदार पटेल, आज क्या उसका रूप होता, उसके लिए कहना बहुत मुश्किल है। जिन्ना तो उसमें कॉरिडोर भी ढूंढ रहे थे। तो ये तीनों, अगर हैदराबाद में तो सेना तक भेजनी पड़ी, वो तो सेना भेजनी पड़ी, वो सब इनके इनिशिएटिव और इनका जो स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर कि अगर ये नहीं होगा तो ख़त्म हुआ है। अगर ये तीनों इम्पॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज अगर नहीं हैं तो आप यूनिटी की बात कैसे कर सकते हैं। और सरदार पटेल इसमें बहुत क्लियर थे कि कोई भी समुदाय हो, वो समुदाय के साथ इनजस्टिस नहीं होना है, पर ये भी कहते थे कि वो समुदाय कैसा जो पार्टीशन करा ले जाए, वो माइनॉरिटी कैसा।
और जो इन मुख्य राज्यों में अगर उनको यहाँ बना दिया है पाकिस्तान, अगर उनको यहाँ किसी तरह की भी शिकायत है तो हम देखेंगे कि वो सेफली वहाँ जा सकते हैं, पर यहाँ लेके जो अगर खलल करेंगे तो वो राष्ट्रहित में नहीं होगा। और जो बंटवारा करा सके वो समुदाय का, आप ये माने कि वो अगर माइनॉरिटी है और उनका यहाँ पे ज़ाती होगी तो ये एक बहुत गलत सोच है। और हम जो जिस रूप में सेकुलर इंडिया जिस तरह से जिसके हम सपोर्ट में हैं, वही हम उसकी ही प्रॉमिस कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उभर करके आ रहा है। तो इसलिए इसकी बात रखना बहुत गलत है। और इसी चीज़ को उछाला गया था बाद में सरदार पटेल के खिलाफ जो भी पोजीशन लिए गए, वो यही बातों को उठा करके लिया गया और एक तरफा इतिहास में एम्फेसिस दिया गया और ऑब्जेक्टिविटी को कहीं ना कहीं पे विचारधारा के उस पर बलि दिया गया। और अब ज़रूरत है कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और एक स्टडी सरदार पटेल के लिए के ऊपर होनी ज़रूरी है और रिसर्च होने की ज़रूरी है। अभी तो बिल्कुल मतलब एक क्या कहिएगा, नोक सुई के नोक बराबर भी रिसर्च सरदार पटेल के ऊपर नहीं हुआ, जिसने जो कि आप जिस अस्तित्व और जिस तरह से हम लोग हैं जो उन्हीं के चलते हुए हैं। नीरजा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं आधुनिक भारत की। 150 साल पहले ये महापुरुष हमारे यहाँ हुए। सरदार पटेल ने जो भारत का सपना, जो स्वरूप देखा था, क्या वो स्वरूप आज के भारत में दिखाई पड़ता है? जी हाँ, आज के भारत में जो सरदार पटेल ने एक स्ट्रांग इंडिया के रूप में देखा था वो आज है। उनका कहना था कि देखिए, मैं गांधी जी के साथ बिल्कुल इमोशनल, उनके जो भी विचार हैं उस पर सहमत रखता हूँ, जो भी उनकी नीतियाँ हैं, सोच हैं आज़ाद भारत के लिए, उनसे पूरा एग्री करता हूँ। और ये बात सही भी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे अगर नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी और वहाँ पे जहाँ जहाँ गांधी जी का जो भी आंदोलन था, सरदार एक तटस्थ पिलर की तरह से उनके साथ खड़े थे। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में जो रियलिज्म का जो पुट था गांधी जी के, वो सरदार पटेल थे। गांधी जी अपने विचारों में अपने समय से कहीं बहुत आगे थे, जो कि आज हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट मूवमेंट और ये सब हो रहा है वहाँ पर जो सरदार पटेल उस वक्त पोजीशन रख रहे थे कि एक स्ट्रांग आर्मी और स्ट्रांग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, वो दोनों उस वक्त अति ज़रूरत था। और इसलिए अब मैं क्या कहूँ कि देखिए, जो इतने डेमोक्रेटिक सोच के सरदार पटेल थे, वो पार्लियामेंट में, असेंबली में उन्होंने कहा कि हमको कम्युनिस्टों से कोई शिकायत नहीं है, पर कम्युनिस्ट जो हड़बड़ी में हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं, अभी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, देश को मजबूत करने के लिए नहीं, जो भी इकाइयाँ अभी हमारे पास हैं देश की मजबूती के लिए, यानी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या सिविल सर्वेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री हमें चाहिए, उसके में विघटन पैदा करने की बात करते, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अभी देश को प्रोडक्शन चाहिए, स्ट्रांग इंडस्ट्री और स्ट्रांग आर्मी चाहिए। और या अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों पे अभी चलेंगे तो या तो पूरा दुनिया नॉन वायलेंस हो जाए, तब वो सही होगा, अन्यथा यही एक सही रास्ता है। बहुत प्रैक्टिकल थे, और बहुत प्रैक्टिकल एथिकल प्रैग्मेटिज्म, उनके लिए मैं वर्ड से इस्तेमाल करूंगी कि वो एथिकल प्रैग्मेटिज्म थे, मूल्यों की बात पे थे। टोटल प्रैग्मेटिज्म, क्लास प्रैग्मेटिज्म की बात वो नहीं करते थे, एथिकल प्रैग्मेटिज्म की बात करते थे। और मेरे निगाह में भारत अब वो चीज़ें अचीव कर लिया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आई थिंक समय के साथ हम लोग, अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, सरदार पटेल के जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया उसको ध्यान में रखेंगे, तो शायद वो भी चीज़ें जो छोटी मोटी हैं उसको भी हम दूर कर पाएंगे। नीरजा जी, एक राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती है जो उसे राष्ट्र का स्वरूप देती हैं, या उस राष्ट्र के नागरिक उन चीज़ों से जुड़कर अपनी राष्ट्रीयता का अनुभव करते हैं। भारत के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि हमने धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होना चुना। एक बहुधर्मवादी, सब धर्मों को साथ लेकर चलने, सब धर्मों के सम्मान वाली चीज़ को हमने चुना है। ये पर थोपी नहीं गई, हमने चुना है। और इसके अलावा कुछ राष्ट्रों को कोई भाषा एक करती है, हमारे साथ भाषाई विविधताएं भी बहुत सारी हैं, यानी धार्मिक विविधता भी है, साथ में भाषाई विविधता भी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी जातिगत व्यवस्थाओं में भी देश बटा हुआ है। तो जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र या राष्ट्रीयता की भावना है, उसको जोड़ने वाले तत्व, इनकी कहीं ना कहीं आपको लगता हमारे यहाँ कमी है, और ये कमी है तो कौन कौन सी चीज़ें उसे पूरा कर सकती हैं, जो शायद सरदार पटेल का सपना रहा होगा?
देखिए, हमारे यहाँ जो विविधता है ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रांग पोजीशन है। जो लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है वो एक सबटरेनियन कल्चरल कॉमननेस जो है वो लोगों को दिखता नहीं है, पर वो हमारे संस्कृति में है, हमारी सोच में है, हमारे इतिहास में है। और जो इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ाया नहीं, हम अपने समाज, अपने परिवेश से लेते हैं, उसमें है। और नीरजा जी, इसे यूं कह दें कि जो हजारों साल की हमारी सनातन संस्कृति का प्रभाव हमारी रगों में घुला हुआ है, वही भारतीयता है। सिर्फ सनातन ही नहीं, जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन और जो हमारा उसकी जो एक जो क्या कहिएगा, उसकी जो एक हमारी सोच, हमारे गीत, उससे हमारे सिंबल्स, हमारे अब राम राज्य की बात है। राम राज्य एक कोई हिंदू सनातन धर्म का टर्म नहीं है। राम राज्य हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हम जो सांस लेते हैं उसका हिस्सा है। और वो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, वो उसमें उनके उसमें घुला हुआ है। और ये तो अब नई और ये जो मॉडर्न संस्कृति की बात करते हैं, इसको हम असलियत मानते हैं, पर ये असलियत नहीं है। ये जो एक पश्चिमी आवरण है, एक फकेड है, ये सही नहीं है। आज भी आप गांव जहां भारत रहता है वहां आज भी लोग राम राम कहते हैं। और चाहे आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति या किसी भी सामाजिक परिवेश से आते हैं, पर ये चीजें जो हैं सीताराम कहते हैं, सीताराम राधा कृष्ण कहते हैं, यानी ये हमारी राधा का नाम सोच पहले में लेते हैं। घुला मिला है और यही हमारी ताकत है। दूसरी चीज़ जो है जिसके लिए सरदार पटेल चिंतित भी रहते थे कि किसी भी तरह से, अगर उनका कहना था कि अगर मेजॉरिटी जो समुदाय है अगर वो अपना ड्यूटी करना छोड़ दे, यानी कि मिल करके या सबको समेट कर आगे ले चलना छोड़ दे, और माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी की जो दरिया दिली कहिएगा या जेनरॉसिटी या उनके साथ रहने की अगर चीज़ छोड़ दे और कट्टरपने पे आ जाए, तो इस देश का भविष्य नहीं है। और पर वो उनका ये मानना था कि हमारा स्ट्रेंथ हमारे कबीर में है, हमारा स्ट्रेंथ हमारे तुलसी में है, हमारा स्ट्रेंथ हमारे दादू में है, वाल्मीकि में है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है और ये समुदाय से ऊपर है, जाति से ऊपर है, धर्म से ऊपर है। और ये लोग समझते नहीं, ये हमारी हवा में है। और उसी के चलते हम लोग कई थपेड़े झेल चुके हैं और आगे कई थपेड़े आएंगे भी, तो इससे हमारी नाव निकल जाएगी, हमारी नाव समझ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने तो वो सरदार पटेल का बहुत सम्मान करते हैं। उसके बाद एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी उन्होंने बनवाई और सरदार पटेल को जो सम्मान जो शायद इतिहास नहीं दे पाया, उन्होंने देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत ही नतमस्तक हूँ कि बहुत देर पर दुरुस्त आए। सरदार पटेल जो कि देखिए 3 लोगों को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जिसमें कि और भी बहुत नेता लोग थे, पर गांधी, सरदार पटेल और नेहरू, ये तीनों लोग हमारे उस दौर के एक स्तंभ थे। और उसमें सरदार पटेल के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई, राजनीति किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया, उस गलती को जहाँ तक हो सकता पॉसिबल उसको ठीक करने की कोशिश की। और जो सरदार पटेल को ड्यू तो वो बहुत कुछ था, लेकिन एक छोटा, एक हमारा सूक्ष्म अटेम्प्ट मोदी जी ने किया और उसके लिए हम लोग और देश सबको नतमस्तक और बहुत बहुत दिल से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। नीरजा जी, जाते जाते संक्षेप में सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। संक्षेप में वे श्रोता जो सरदार पटेल के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते या किंवदंतियों में ही उन्हें पहचानते हैं, उनके जीवन के संदेश के बारे में, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में क्या बताएंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह के तटस्थ, बेबाक और देश के लिए त्याग की जो भावना सरदार पटेल में जी में थी, उसी को हम लोगों को अपनाना चाहिए। और मैं सिर्फ एक छोटे से बात के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगी कि उनके बेटे थे ढाया भाई, उनको
नौकरी दी, बिरला जी के उनमें उनको नौकरी मिली, और ये सरदार पटेल उस वक्त गृह मंत्री थे, उनको नहीं मालूम था। और जब उनको ये जानकारी मिली तो उन्होंने बुलाया और कहा कि किस तरह से तुमने वो नौकरी ली, तुम वो क्या वो नहीं जानते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, और इसका तुमने अनुचित लाभ उठाया, जबकि तुम्हें बताना चाहिए था। और मरते दम तक उन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखी। जब वो अपने मृत शैया पर थे तो भी ढाया भाई कहा जाता है कि दरवाजे के साथ बगल में खड़े थे और इन्होंने उनकी तरफ से मुंह हटा लिया। तो ये है ईमानदारी, ये है उनका आदर्श, ये है उनकी सत्यता, सच्चाई की और मूल्यों की ताकत, जिसको कि सरदार पटेल अडिग हिमालय की तरह से उस पर तटस्थ रहे। और इसीलिए जो इस रूप में आज हम भारत देखते हैं वो पॉसिबल हो पाया। इस तरह का चरित्र, इस तरह का अपनी सोच में कट्टरपना, मतलब एक फोर्स के साथ आपकी चरित्र और ट्रुथ और आम लोगों के भलाई के लिए और देश के त्याग के लिए जो ये भावना थी, इसको ज़रूर उतारना चाहिए। बहुत आज मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया व्हाट्सएप और बहुत हो गया ये, पर आप लोग इनकी जीवनियाँ ज़रूर पढ़िए और इनके जीवनियों से इनके त्याग और जो इनकी तकलीफ़ें और जो इनके परिवारों ने भी कष्ट उठाया उसको कुछ जानिए, जोड़ने की, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, और तभी आप देश के लिए आप एक राष्ट्र की भावना आप रख पाएंगे और बचा पाएंगे। डॉक्टर नीरजा सिंह, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर शोध भी किया है और बहुत सारे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बातें हम सब से बांटी। आपका बहुत बहुत आभार। हम सब मिलकर करते हैं इस महापुरुष को प्रणाम। साथियों, हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्जदार हैं और हम इस कर्ज को इस वर्ष उन्हें सम्मान देकर चुका सकते हैं। हमारे राष्ट्र की हम अपने हृदय से और कर्तव्यों से सेवा करने का संकल्प लें और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों के भारत में हमारे पसीने के रंगों को घोल दें। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और तभी हो पाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी का हर सपना साकार। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर